हम पिछली वीडियो के कहानी में देखे थे कि यामिनी जब सुबह सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसके गार्डन में पेड़ के नीचे उसके पड़ोसी और उसके टॉमी कुत्ते का मिलता है। उसके पड़ोसी का शरीर का टुकड़ा अलग अलग कर उसी पेड़ के नीचे बिखरा पड़ा है। यह देखकर यामिनी जोर से चिल्लाती है और यह बात जब सब गांव वालों को पता चलती है तो सभी गांव वाले लोग धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। और उसी वक्त तभी वहाँ पे ऋतिक और आर्या भी शहर से लौट आता है। आर्या और ऋतिक भी उस लाश का टुकड़े को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिखते हैं। तभी गांव वाले की बातें सुनकर आर्या और ऋतिक को मालूम चलता है कि कल रात राजू का भी मौत हो गया। यह सब सुनने के बाद और उस लाश को देखने के बाद उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर गांव वाले की मदद से उस पेड़ के पास से लाश उठाकर दूसरे जगह दफनाया जाता है। फिर इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और उस रात आर्या और द्रवी रात में पार्टी कर घर लौट रहे थे। पर इस बीच सुनसान गांव के रास्ते पर उन दोनों को उन्हीं के गांव का एक लड़का मिलता है जिसका नाम झूम था। उन दोनों को झूम सामने से आते हुए दिखता है। तभी ऋतिक झूम के सामने जाकर गाड़ी रोकता है और ऋतिक झूम से कहता है, अरे झूम, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चलो तुम इस गाड़ी पर बैठो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। तभी झूम बोलता है, अरे नहीं भैया, मुझे माँ के लिए दवा लेनी, उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है और बापू भी काम से शहर गए हुए हैं, इसलिए मैं दवा लेने जा रहा हूँ। तभी झूम से आर्या बोलता है, कोई बात ना, बैठो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तभी झूम बोलता है, अरे कोई बात नहीं भैया, आप लोग घर जाओ, पास में ही मेडिकल हॉल है, मैं जाकर खुद दवा ले लूंगा। झूम के इतने कहने पर आर्या और उसकी दोस्त वहाँ से अपने घर की ओर चल देते हैं। अब उसके बाद झूम उस गांव के सुनसान रास्ते पर अकेले ही चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर झूम को महसूस हुआ कि मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। झूम तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था सिवाय सन्नाटे। झूम इस बात को अपना वहम समझता है और वह फिर आगे बढ़ने लगता है, मगर अचानक खंबे की बत्तियां जलने बुझने लगती है और यह देखकर झूम के मन में बेचैनी और जोरों से दिल धड़कने लगती है। तभी झूम डरकर तेज कदमों के साथ चलने लगता है, पर अचानक तभी झूम को किसी के पास से गुजरने का एहसास होता है और उसे आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही झूम को समझ आ गया कि कुछ तो अजीब है। अब डर से झूम के माथे से पसीने टपक रहे थे, पर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके, इसलिए वह तेजी के साथ आगे भागने लगा। तभी अचानक झूम का पैर किसी चीज से टकराया और वह अचानक लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया और जैसे उसकी नजर सामने पड़ी तो वह एक लाल साड़ी में भयानक और जली हुई औरत को अपने सामने देखा। वह औरत पूरी तरह से जल चुकी थी और उसका शरीर से बांस मार रहा था और वह औरत आधा सर अपना घूंघट से ढकी हुई थी। यह देखकर झूम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से एक ही झटके में उसका सर काटकर गर्दन पे अपना मुंह लगा दिया और उसके गर्दन में अपना मुंह लगाकर ऐसे उसका खून पीने लगी जैसे मानो कि कोई नारियल पानी पी रहा हो। और पीते हुए वह जोर जोर से हंस रही थी। झूम का शरीर का सारा खून हंसते हुए पी गई। फिर ऋतिक के घर के बाहर उसी अगली सुबह गांव के लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया और उस भीड़ में यामिनी भी थी और सबके चेहरे पर मायूसी और आंखों में नर। वहाँ पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी इतनी बेरहमी से किसी को मार सकता है और आखिर झूम से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। झूम की ऐसी भयानक मौत होने के बाद गाँव वाले के जहन में बस यही सवाल था। तभी वहाँ पर कहीं से आर्या और द्रवी चलते हुए और आर्या और द्रवी झूम की लाश को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं और घबराते हुए ऋतिक गाँव वाले से कहता है कि यह सब कैसे हुआ? कल रात को तो झूम बिल्कुल ठीक था। और ऋतिक कहता है कि मैं तो कल झूम से रात को बात भी किया था गांव के इस सामने वाले रोड पे। तभी उस भीड़ से एक बुजुर्ग निकल कर आता है और उन लोगों से कहता है कि आज सुबह गांव में जब दूध वाला राजू सड़क से गुजर रहा था तो झूम की लाश को उसी ने देखा और उसने ही सभी गाँव वालों को उसके बारे में बताया। उस दिन पूरे गाँव में मायूसी छाई हुई थी, सभी के सभी लोग खफा थे। और फिर इसी तरह सुबह से रात हो गई और फिर उस रात उस गांव के एक छोटे से मोड़ पर एक बस रुकी और उस बस में से यान निकला और बोला, आज तो घर पहुंचकर सबको सरप्राइज दूंगा। घर वाले को तो नहीं बताया कि कॉलेज की छुट्टी हुई है। वैसे भी कॉलेज की छुट्टी होने पर घर में रहने का मजा ही अलग है। तभी मौसम चारों तरफ से खराब हो गई और हवा तेजी से बहने लगी। यान बोला, अरे ये हवा अचानक इतनी तेजी से कैसे चलने लगी? अभी तक तो मौसम बिल्कुल साफ था, आज लग रहा है बिना मौसम का बारिश होगा।
यान बोला, इससे पहले मैं बारिश में फंस जाऊं, जल्दी जल्दी मुझे घर पहुंचना होगा। और बिगड़ता मौसम को देखकर यान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सोचते हुए यान अपने घर की ओर तेजी के साथ बढ़ने लगा और यान चल रहा होता है। तभी उसे अपने एक तरफ के कंधे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यान जैसे ही अपने कंधे पर हाथ लगाया तो उसे कुछ अजीब सा चिपचिपा सा महसूस हुआ और यान अपने हाथों को अपने फेस के सामने लाता है और देखता है तो उसके हाथ में खून लगा होता है। खून को देखकर वह डर गया और उसकी आंखें बड़ी सी हो गई, गाला भी सूखने लगी। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आई और उसे बुलाया, यान तुम कहाँ जा रहे हो। वह डरा लेकिन हिम्मत करते हुए वो पीछे मुड़ा और देखा तो एक कटा हुआ सर था जो कि जीवित था और बिल्कुल उसके फेस के सामने था। यह देखकर यान जोर से चिल्लाया। फिर यान के साथ भी वैसा ही हुआ, लेकिन इस बार सर के साथ आंखें भी बाहर निकला हुआ था। और अगले सुबह गांव वाले को 3 और लड़के की लाश मिली उसी पेड़ के नीचे। गांव में उन लड़के की मौत के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। यह सब देखकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत नजर आ रही थी। यह सब देखने के बाद डर के कारण यामिनी का भी गला सूख रही थी और यामिनी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह सब देखने के बाद सभी गाँव वाले बेहद दुखी थे। वो लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि अगले दिन गांव में फिर 2 लड़की की लाश मिलती है। वो कोई शैतान है या स्त्री जो चुड़ैल बनकर हर रात गांव के किसी न किसी पुरुष को अपना शिकार बनाने के लिए रात में निकल जाती है। उसका दहशत गांव में इतना फैल चुका था कि उस गांव के मर्दों ने घर से बाहर निकलना रात में बंद कर दिया था। पर उसके बाद भी गांव में मरने का सिलसिला नहीं थम रहा था। प्रत्येक दिन किसी न किसी की मौत अचानक हो ही जा रही थी। उस गाँव के लोग रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे तो वह घर के अंदर जाकर लोगों को उठाकर लाती थी। इस कारण से यामिनी भी पूरी तरह से डर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस गांव में जिसकी भी मौत हो रही है उसकी लाश उसके घर के बाहर गार्डन में उसी पेड़ के नीचे कैसे मिल रहे हैं। इस बात से यामिनी चिंता में थी और यामिनी के घर में रोज रात को अजीब अजीब आवाजें आते थे। इस सब के कारण यामिनी सोचने पर मजबूर थी। तभी एक रात आर्या के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया और उसमें लिखा था कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ, क्योंकि 2 महीने हो गया तुम मुझसे मिलने आए भी नहीं। इस कारण से तुमसे मिलने मैं ही आ रही हूँ। मैं तुम्हारे गांव के उस पुराने से स्कूल के पास हूँ, तुम मुझे अभी वहाँ लेने आओ। मुझे कुछ रात में समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे घर कैसे आऊँ। मैं उसी स्कूल के पास रुकी हुई हूँ, तुम वहाँ मुझे जल्दी से लेने आओ। मेरा फोन चार्ज नहीं है और बंद होने वाला है, इसलिए तुम मुझे कॉल मत करना। मैं उस पुराने से स्कूल के पास हूँ, तुम आओ। यह मैसेज देखकर आर्या डर गया और सोचा कि इतनी रात हो गई है, रात में मैं उस स्कूल के पास कैसे जाऊं? गांव में तो रात में निकलना मना है, लेकिन मैं उस स्कूल तक कैसे जाऊंगा? यह सोचते हुए आर्या ने उसके पास कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। आर्या उससे बहुत प्यार करता था, इस कारण उसे अकेला रात में वहाँ नहीं छोड़ सकता था। और आर्या सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं उसे वहाँ पर रात में अकेला नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसे अभी बुलाकर लाने के लिए जाना होगा। और आर्या के मन में आया कि घर वाले जानेंगे तो उसे रात में जाने नहीं देंगे। इस कारण आर्या किसी से बिना बताए चुपचाप अपने घर से निकल गया और वह उस गांव के सुनसान रास्ते पर चलने लगा। उस पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, कुत्ते भौंक रहे थे, सियार रो रहे थे। आर्या उस गांव के सुनसान रास्ते पर डरे डरे चल रहा था और आर्या को उस गांव में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो उस पूरे गांव में अकेला ही है, क्योंकि उस गांव के सभी के घर की लाइटें बुझी हुई थी और उस गांव में आर्या के अलावा बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्या मुड़मुड़ कर चारों तरफ देख रहा था और देखते हुए तेजी के साथ बढ़ रहा था। ऐसे ही आर्या कुछ देर चलने के बाद उस गांव के बाहर पुराने से स्कूल के पास पहुंच गया। उस पुराने से स्कूल के पास पहुंचकर आर्या उसे चारों तरफ ढूंढने लगा और आर्या पूरी तरह से डरा हुआ था, इस कारण उसका दिल का धड़कन तेजी से सुनाई दे रहा था और आर्या चारों तरफ आवाज लगाते हुए उसे ढूंढ रहा था। कुछ देर ढूंढने के बाद जब आर्या को वह नहीं मिली तो आर्या का डर और बढ़ गया और वह सोचने लगा कि वह चुड़ैल उसे तो उठाकर नहीं ले गई। यह सोचकर इतने में वह डरते हुए अपने पॉकेट से फोन निकाला और फोन निकाल और उसे कॉल किया और आर्या की गर्लफ्रेंड के फोन में रिंग लगातार जा रही थी। कॉल लगा और रिंग हो रही थी, इस कारण से उसे थोड़ी सी शांति मिली। थोड़ी देर रिंग होने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका फोन उठाया। जैसे वो उसका फोन उठाई वो पूछा, तुम अभी कहाँ हो? तभी उसे उधर से आवाज आई, मैं तो अपने घर में हूँ और तुम इतनी रात को ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं इतनी रात को कहाँ रहूंगी? यह सुनकर आर्या डर गया और बोला कि तुमने ही तो मुझे मैसेज किया था कि तुम मेरे गाँव आई हुई हो
और मैं तुम्हें गांव के बाहर पुराने से स्कूल के पास लेने आऊं। इतने में आर्या के गर्लफ्रेंड बोली, तुम पागल हो? मैं आधी रात को तुम्हारे गांव क्यों आऊंगी? आना होता तो मैं दिन में आती। और आर्या के गर्लफ्रेंड आर्या से बोली, तुम बिना सोचे समझे इतनी रात को गांव में बाहर क्यों निकली? और आने से पहले तुम्हें मुझे कॉल तो करना चाहिए था ना, मैसेज देकर तुम बाहर चले आए। तभी आर्या बोला, तुमने तो कहा था कि मुझे कॉल मत करना क्योंकि मेरा फोन बंद होने वाला है, और हमने कॉल भी किया था तो तुम्हारा फोन नहीं लगा। और आर्या के गर्लफ्रेंड बोली, तुम कैसे बातें कर रहे हो? अगर फोन मेरा बंद रहता तो मेरा फोन अभी कैसे लगता? और हमने तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं किया है। यह बताने के लिए मैं तो तुम्हें कॉल भी कर सकती थी, मैसेज क्यों करूंगी मैं? और इतने में उसकी गर्लफ्रेंड डरती हुई बोली, तुम अभी कहाँ हो? तभी आर्या बोला, मैं गांव के बाहर पुराने से स्कूल के पास हूँ। यह सब देखकर आर्या पूरी तरह से टेंशन में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इस कारण उसका दिल तेजी के साथ धड़क रहा था। तभी आर्या पीछे मुड़ा और बिना सोचे समझे अपने घर की ओर चलने लगा। और वह अब चलते चलते यही सोच रहा था कि अब उसके साथ उस सुनसान रास्ते पर अब क्या होगा, और आर्या वहाँ से जिंदा अपने घर जा पाएगा। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।